ओम गं गणपतये नमो नमः। आइए, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि आज हम सीसेट के क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये सीरीज़ 2 है, इसके पहले हम लोग सीरीज़ 1 सॉल्व कर चुके हैं और आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आईएएस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं सीसेट के, तो उसमें से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 3 कथन आपको दिए गए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और उसके बाद एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, सी डी से छोटा है। दैट मीन्स कि सी जो है आपका, ये जो सी है ये डी से छोटा है। ठीक है, मतलब सी इज़ द लेस देन डी। ओके, तो सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए यहाँ आएगा और इसका मतलब ये हो गया बी यहाँ आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, सी इज़ द लेस देन डी एंड आल्सो ग्रेटर देन ए एंड बी। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, सॉरी। सी इज़ द लेस देन, सी इज़ लेस देन डी एंड ग्रेटर देन ए एंड आल्सो ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डी सबसे बड़ा है। तो ठीक है, डी सबसे बड़ा है, हमने लिख लिया, डी इज़ द ग्रेटर देन। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है ए हो, यहाँ हो सकता है बी हो सकता है सी हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 की बात हो गई। अच्छा, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा है। तो ए इज़ द ग्रेटर नंबर टू बी। ठीक है, तो ए अगर बी से बड़ा है तो इसके बारे में चर्चा हो गई। अच्छा, अगर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटे की बात होगी, तो यहाँ पे कहा है डी सबसे बड़ा है। तो क्या अकेले स्टेटमेंट 2 जो होगा वो आंसर दे पाएगा? ये तो केवल और केवल ये बता रहा है कि डी सबसे बड़ा है ना, तो ये अकेले आंसर कभी नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या आंसर, हमें चाहिए कि सबसे छोटा कौन है। तो आगे बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि ए बी से बड़ा है, स्टेटमेंट 3 ने कहा ए बी से बड़ा है। इसका मतलब हो ना हो बी जो होगा ये छोटा होगा ए से। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। यहाँ पे हमें ये पता था कि सी जो है डी से छोटा है। ठीक है, लेकिन सी जो है ए और बी से बड़ा है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा। लेकिन जब हम स्टेटमेंट 3 को स्टेटमेंट 1 के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ए इज़ ग्रेटर देन। तो इसका मतलब आपका ये जो आंसर बना, ये बना कि सी इज़ लेस देन डी एंड यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी से बड़ा है। इसका मतलब ए यहाँ आ जाएगा और बी आपका यहाँ आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन बन गया, सबसे छोटा बी। लेकिन कब, जब हमने स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 को कंबाइन कर लिया, तब जाकर के हमारा आंसर आया। तो अब हमारा देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। S1 अकेले ही प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा हो ही नहीं सकता। S1 और S2 एक साथ प्रश्न देने के लिए, जी नहीं। डी सबसे बड़ा है तो उसके बारे में हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो वो तो केवल और केवल इन दोनों के बारे में रिलेशन बताएगा, लास्ट में कौन है उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका स्टेटमेंट 2 गलत है। S2 और S3 एक साथ प्रश्न देने के लिए, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। डी सबसे बड़ा है और ए बी से बड़ा है, हम सी के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और कह रहा है कि S1 और S3 एक साथ, वो हमने देखा कि S1 और S3 को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि S1 और S3 मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ आपको आंसर नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जब कंबाइन करते हैं वो हमारे क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। अगर ए, यहाँ पे हम देखते हैं ए लेफ्ट साइड से 16th पोजीशन पे है। ठीक है, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे है और वी दाएं छोर से 18वें पे है। तो माना वी यहाँ पे है, अभी हमें डिसाइड नहीं करना है कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं। तो वी यहाँ पे आ गया और वो किस स्थान पे आ गया, 18वें स्थान पे। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा कि ए जो है हमारा, ये इधर से 16वें स्थान पे है। ठीक है, और वी जो है वो इधर से कितने पे है, 18वें पे है ना। आगे जी ए के दाईं ओर, दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे है, कौन है,
जी है, और वो दाईं ओर 11वें पे है, तो इसकी पोजीशन केवल ए से राइट में, इसका मतलब ए और जी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 10 लोग बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि 11वें और वी से तीसरे स्थान दाहिने पे है, तो वी यहाँ पे हो गया, तो इसका ये लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो इधर कह रहा है कि इधर से ये तीसरा है। एक चीज़ डिसाइड हो गई कि अगर वी और जी, ठीक है, अगर वी और जी, एक सेकेंड देखिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वी और जी के बीच में दो लोग बैठ जाएं, कितने लोग बैठ जाएं, केवल दो लोग, तभी तो जा कर के इसके राइट में ये तीसरा होगा, तो इसका मतलब वी जो होगा ए से पहले ही बैठा होगा। अब इसको देखो, स्टार्ट क्या कर सकते हैं हम, कह सकते हैं कि इधर से ये 16th है, ठीक है, वी यहाँ कहीं होगा और इसके बीच में दो लोग बैठे होंगे, फिर यहाँ पे कौन होगा, जी होगा, ठीक है। तो अब ये कहता है कि ए के दाएं जी 11वां है, दैट मीन्स क्या है कि ए के दाएं 11वां, तो बीच में कितने लोग बैठने चाहिए, 10 लोग, तो 3 ये हो गए, तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो किसी एक की पोजीशन के बारे में हमें बताना होगा, और वो बंदा कौन है, जरा ध्यान से देखिए, वो बंदा जी है। अब जी की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर ए लेफ्ट साइड से 16वां हो गया, ए लेफ्ट साइड से 16वां, तो 16 में प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27वां, तो लेफ्ट साइड से जी की पोजीशन के बारे में पता चल गई, ये 27th है, ठीक है। अब राइट साइड से बात कर लेते हैं, राइट साइड से वी 18वां था, तो उसके पहले वाला जो बंदा होगा, दैट मीन्स कि वी तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से ये कितने पे है, ये 18वें पे है, और इसके बीच में दो लोग हैं, तो ये वाला बंदा जो होगा ये 17वां होगा, ये वाला बंदा जो होगा वो 16वां होगा, ये वाला बंदा मतलब जी, जी कितना होगा, वो 15वां होगा। तो अब हमें पता है कि एक ही बंदे की पोजीशन अगर राइट एंड से भी पता हो और लेफ्ट एंड से भी पता हो, तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाल सकते हैं कि एक लाइन में कितने लोग बैठेंगे। दैट मीन्स कि 15 प्लस 27 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 27 प्लस 15 माइनस 1, और जब आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये 42 बन जाता है, 42 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया 41, ठीक है। तो आपका 41 आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुम्हें कितने लड़के हैं, 41 लड़के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जिनके बाद आपको दो निष्कर्ष निकालने हैं, और आपको वो चेक करना पड़ता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। देखिए, जहाँ सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा दिया गया कथन जो है वो निकाला जा सकता है। अब दैट मीन्स क्या है कि क्या सभी बिल्लियाँ कुत्ते हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए, मतलब आपको पता है बिल्ली और कुत्ते जो होते हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं जो गॉड के द्वारा बनाई गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो कह रहा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो क्या है, ये मान लीजिए कैट है, और कैट जितने हैं वो सब के सब डॉग हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ काली हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो क्या है, वो ब्लैक हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सभी बिल्लियाँ काली, अब निष्कर्ष पे आते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह है कि सभी कुत्ते काले हैं, लेकिन साहब इतने कुत्ते जो यहाँ पे बच जाएंगे वो काले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक यहाँ तक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में, डॉग और ब्लैक में, तो केवल इतने कुत्ते होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, काले होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब सेकंड की बात कर लेते हैं कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इसको, इस फिगर को देखिए एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे कि ऑल कैट्स आर डॉग, इसका मतलब कि सभी बिल्लियाँ जो हैं वो कुत्ते हैं, इसी में कैट और डॉग दोनों एक में ही आ जाए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सभी कैट्स जो हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं, ठीक है, मतलब काली हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, अरे हम इस फिगर के अकॉर्डिंग तो बता सकते हैं कि सभी कुत्ते काले हैं, तो इसलिए ये भी इंडिविजुअली गलत ही बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। अभी देखिए, यहाँ पे आल है, यहाँ पे सम नॉट है, ठीक है, तो कभी भी आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि आल प्लस सम नॉट का जो कंडीशन एक बनती है वो आइदर आर का केस होता है, जी नहीं, वो सम और सम नॉट का कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो नहीं करें, तो ऐसा किस में दिया गया है, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो,
मतलब दोनों ही गलत हैं। और ये आपका सेंस नहीं होना चाहिए कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। वही चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए जो मैथ्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। फिर आपसे निष्कर्ष पूछता है कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य। उसने बता रखा है कि जितनी संख्याएं, जितने नंबर हैं, वो सब के सब किससे विभाज्य हैं, 2 से, और किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। आगे कह रहा है सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। जी नहीं, देखिए जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया 18, क्या 18 4 से डिविजिबल है? जी नहीं, 18 तो 4 से पूरा पूरा कट ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट 2 जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए 324 है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, इकाई वाला और दहाई वाला। ये दोनों मिलाकर के जो संख्या मिल जाए, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है। अभी यही मान लीजिए 21,324 होता, तब हम पूरी संख्या को नहीं डिवाइड करते हैं, केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर वो सही कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है, तो इसमें किस में दिया है आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। माना ये इसका घर है, ये इसका गेट हो गया, लेकिन यहाँ से ये पीछे की तरफ चलता है और कितना चलता है? 25 मीटर। चलिए चला दिया ये 25 मीटर। ठीक है, तो ये 25 मीटर चला। फिर कह रहा है फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर इसका हेड इस साइड की तरफ है तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो अब दाहिनी की तरफ मुड़ना है और 50 मीटर चलता है, तो यहाँ से ये 50 मीटर चला। ठीक है, फिर कहता है कि वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब इधर जा रहा है, इसका हेड इस तरफ है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ा दीजिए यहाँ पे। ये आपका कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुंह पूर्व दिशा की तरफ, अब एक चीज़ देखिए, अगर इसके घर का गेट इस दिशा की तरफ था, कह रहा है पूर्व दिशा की ओर हो, मतलब यहाँ पे ईस्ट हो गया। जब ये ईस्ट हो गया तो ये किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था? ये वेस्ट की तरफ चलना प्रारंभ किया था। और आपको पता होना चाहिए तुरंत, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था तो हम बात कर सकते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से ये नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, और ये बंदा है कहाँ? यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन की तरफ हो गया? नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि उनका गुणनफल, मान लिया दो संख्याएं x एंड y हैं। ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 21 है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि उनका योग 10 है, x प्लस वाई। ठीक है, ये कितना है हमारा? ये 10 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि वे दो संख्याएं क्या हैं? अब आपको बताना है कि वो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चेक करना है, आंसर नहीं लाना है। ठीक है, आंसर लाने की कोशिश नहीं करनी, हमें बस ये चेक करना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आंसर दे सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं। जैसे ही हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं तो एक चीज़ बाहर निकल करके आती है कि कभी भी एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल या दो अननोन हैं तो एक इक्वेशन में दो अननोन होने से हम किसी का भी आंसर नहीं ला सकते। तो अकेले S1 जो होगा वो आंसर नहीं दे पाएगा। अब S2 की बात करते हैं। S2 में भी कहा था 10 = 2, क्या कहा था? एक सेकेंड, हाँ, S2 में भी कहा था कि x + y = 10। अब ये भी एक ही इक्वेशन हुई ना,
और दो अननोन है एक्स एंड वाई, तो इसमें भी हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट वन भी नहीं हो सकता था, सेकंड वन भी नहीं हो सकता था। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू कितना दिया था, 21 दिया था, ठीक है। तो इनको कंबाइन कर दिया जाए तो किसी एक इक्वेशन में पहले वाली की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से y निकाला, y इक्वल्स टू 21/x, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और उस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमें y भी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा किसी इक्वेशन में दिया है, पहला कहता है S1 अकेले, जी नहीं। S2 अकेले, जी नहीं। दोनों कथन S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो कथन S1 S2 दिए गए हैं, उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि n एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, n प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटें उसे अभाज्य या प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया 5 की, 5 का अगर एक को छोड़ दिया जाए और 5 को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, मतलब दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए, कम्प्लीटली एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ऐसे मान लीजिए हमने 23 की बात कर लिया, 23 को भी डिवाइड करने वाला केवल एक है और 23 खुद है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड करें और हमें कंप्लीट नंबर मिल जाए, मतलब कोसेंट या भागफल हमें कंप्लीट मिले, शेषफल शून्य मिले, तो ऐसा नहीं है। तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करती वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, एन एक प्राइम नंबर है, तो ठीक है, एन एक प्राइम नंबर है, स्टेटमेंट 1 ने कहा, ठीक है। क्या है ये, प्राइम नंबर है, ओके। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, एन को वो 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है, ठीक है। अगर n को 4 से विभाजित करने पे ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल क्या मिलेगा, एक प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, 10 और 20 की अप्राकृतिक संख्या एक नेम गया। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और एक कंप्लीट नंबर होती हैं, कंसेक्यूटिव होती हैं, क्रमागत होती हैं, लगातार आती रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, 10 और 20 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, बताइए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, लेकिन 20 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कितने हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है स्टेटमेंट 1। अब उन्होंने कहा एन क्या है। ऐसे तो देखो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर हैं, तो 9 नंबर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन सा है। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टेटमेंट एन ने कहा, मतलब स्टेटमेंट 1 ने कहा था कि एन इज़ अ प्राइम नंबर, एन एक अभाज्य संख्या है। अगर एन एक अभाज्य संख्या है तो 10 और 20 के बीच में कितनी भाज्य संख्या मिली, एक 11 हो गया, एक 13 हो गया, एक 17 हो गया, एक 19 हो गया। ये 4 नंबर हमारे पास हैं जो क्या है, जो एक प्राइम नंबर है, 11 13 17 19, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहता है। अच्छा, क्या हम स्टेटमेंट 1 से आंसर निकाल सकें, नहीं, हमारे पास 4 नंबर हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि n को 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल आता है। चलिए केवल हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, ठीक है, किसी और नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो 4 से विभाजित करो जरा, 13 को विभाजित करेंगे तो भी क्या आएगा आंसर, शेषफल 1 मिलेगा ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम 17 को विभाजित करें तो भी शेषफल 1 मिलेगा। इसका मतलब अकेले S2 भी एग्जैक्ट किसी एक नंबर के, एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये भी 2 आंसर दे रहा है। तो ना तो अकेले एक ही आंसर दे सकता है, ना तो अकेले 2 ही आंसर दे सकता है, तो दोनों का रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब क्या दोनों को कंबाइन करने पे आंसर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वन कहता है कि अभाज्य संख्या में 11 13 17 और 19 मिली थी, और स्टेटमेंट 2 को भी कंबाइन कर लो कि शेषफल 1 मिलना चाहिए, तो इसमें तो शेषफल 3 मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, 13 होगा हमारा आंसर, 17 जी होगा वो भी, 19 नहीं हो सकता। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तभी हमारे पास कितने आंसर मिल रहे हैं, 2 आंसर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कंबाइन करने पे भी आंसर नहीं आ रहा है।
तो क्या होना चाहिए कि दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है। कह रहा है S1 अकेले ही प्रश्न देने का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जी नहीं ना। S2 अकेले, जी नहीं। अब C क्या कहता है, दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं किंतु न तो अकेला। अच्छा, ये भी हमने देखा कि भी नहीं है, ठीक है। तो डी क्या कहता है, S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट है, बात करते हैं इसके बारे में। इसने कहा कि 4 संख्याएं हैं PQRS के संबंध में 2 कथन S1 और S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। S1 कहता है R P और Q से बड़ा है, ठीक है। R एक नंबर है जो P से भी बड़ा है और जो Q से भी बड़ा है, ये स्टेटमेंट 1 ने कहा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? स्टेटमेंट 2 ने क्या कहा? स्टेटमेंट 2 कह रहा है S सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। S सबसे बड़ा नहीं है तो हो सकता है यहाँ P हो, या हो सकता है Q हो सकता है R हो, लेकिन ये पता है कि S सबसे बड़ा नहीं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं PQRS में कौन सबसे बड़ा है? अब एक चीज़ बताओ, यहाँ हमें पता है कि S सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ स्टेटमेंट 2 से पता चल गया कि S तो बड़ा नहीं हो सकता सबसे, लेकिन P और Q और R के बारे में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सबसे बड़ा है। ऐसे ही आओ केवल स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ लिखा है कि R जो है P और Q से बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ S के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। हो सकता है कि S ही सबसे बड़ा हो, या हो सकता है S और R दोनों बराबर के हों, या हो सकता है R से छोटा हो, नहीं बता सकते एग्जैक्ट। तो ना तो अकेले S1 ने आंसर दिया, ना तो अकेले S2 ने आंसर दिया, दोनों को कंबाइन कर लो। उसने कहा कि S सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब चाहे जहाँ भी हो S भी जो होगा वो R से छोटा ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 ने कहा कि P और Q छोटे हैं R से, और स्टेटमेंट 2 ने भी कहा कि S भी छोटा है। तो P Q S अगर छोटे हो गए तो सबसे बड़ा कौन मिल गया हमें? सबसे बड़ा हमें मिल गया ये R, ठीक है। R इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब दोनों को हमने कंबाइन कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है। कह रहा है S1 अकेले, जी नहीं। S2 अकेले, जी नहीं। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो इसको देख करके इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, और फिर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आज सीरीज़ 2 के बारे में हम लोगों ने देखा, ऐसे ही सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आगे चल पाएंगे। ओके, थैंक यू।